आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारी कक्षा में। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में द्वितीय सेमेस्टर में कुछ कहानियां और उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उसमें कुछ कहानियों पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में गदल कहानी पर आज चर्चा करेंगे। गदल रांगे राघव जी की कहानी है और रांगे राघव एक बड़े साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं और बहुत कम उम्र में इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। केवल 39 वर्ष की उम्र में आपका निधन हो गया था और 39 वर्ष की उम्र तक इन्होंने लगभग 200 से 300 पुस्तकों की रचना इन्होंने कर दी थी, साहित्यिक पुस्तकों की रचना कर दी थी। निबंध ये लिखा करते थे, आलोचक ये थे, इतिहास की पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, यात्रा वृतांत इन्होंने लिखे हैं और विशेष रूप से इन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं, लेकिन कविताओं में हालांकि इन्होंने शुरुआत अपने साहित्यिक जीवन की कविताओं से ही की थी, लेकिन इनका नाम एक बड़े कथाकार के रूप में, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में लिया जाता है और कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में इनका नाम अधिक प्रसिद्ध है। रांगे राघव ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिनमें कब तक पुकारूं जो था वो नट जाति के जीवन को उभारने वाला, उस जीवन की समस्याओं को सामने रखने वाला उपन्यास था। कब तक पुकारूं सीरियल भी बना उस पर। और उसके बाद इन्होंने मुर्दों का टीला नाम का एक उपन्यास लिखा, जो कि मोहनजोदड़ो में किस तरह की सभ्यता और संस्कृति रही हमारे भारत में, उस सभ्यता और संस्कृति को इन्होंने मुर्दों का टीला नाम से उपन्यास में मोहनजोदड़ो की सभ्यता को व्याख्यायित किया। इसके अलावा कुछ रचनाएं इनकी और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो इनकी जीवनी परक उपन्यास हैं। हालांकि इन्होंने एक विषाद मठ नाम का उपन्यास लिखा था, उसके लिए भी ये बहुत चर्चित हुए थे। इनके जीवनी परक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र पर इन्होंने लिखा था भारती का सपूत, और कबीर दास जी के जीवन पर लिखा था लोई का ताना, तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा था रत्ना की बात, और बुद्ध के जीवन पर लिखा यशोधरा जीत गई, और कृष्ण के जीवन पर इन्होंने उपन्यास लिखा जिसका नाम था देवकी का बेटा। तो इस तरह से इन्होंने जीवनी परक उपन्यास लिखे और इन्होंने उस समय के सामाजिक, अपने समय के सामाजिक जो ढांचा है उसको केंद्र में रखते हुए, और विशेष रूप से ग्रामीण जीवन से इनका बहुत लगाव था। तो ग्रामीण जीवन इनकी कहानियों में, बार बार कहानियों में, उपन्यासों में हमें दिखाई पड़ता है। कहानियों में इनकी कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हुई हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कहानी हम कह सकते हैं गदल। तो गदल एक पात्र है असल में। जब मैंने ये कहानी पढ़ी नहीं थी तब मुझे भी नहीं पता था तब तक ये गदल का क्या मतलब है, लेकिन जब मैंने ये कहानी पढ़ी बहुत पहले, तब ये समझ में आया कि गदल नाम इस कहानी का क्यों रखा गया है। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आप देखें तो परिस्थितियां और समस्याएं और घटनाएं उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार क्या होता है कि कहानियों में घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, पात्र महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ आप देखें तो ये गदल का जो पात्र है वो इतना महत्वपूर्ण पात्र है कि इस पात्र के लिए कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में यदि सबसे सशक्त महिला पात्र कहीं दिखाई पड़ती हैं तो वो गदल कहानी में दिखाई पड़ती हैं, या फिर कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी कहानी में मित्रों नाम की जो कैरेक्टर है, पात्र है, वो ज्यादा सशक्त दिखाई पड़ती हैं। तो समाज से लोहा लेने वाली, टकराने वाली, अपनी मन मर्जी से काम करने वाली, किसी के इशारे पर चलने न वाली ऐसी महिलाएं हमारे साहित्य में बहुत कम हुई हैं और उनमें गदल का नाम लिया जाता है। तो गदल एक सशक्त पात्र है और वो उसी सशक्तता के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ इस कहानी में प्रकट होती हैं। ग्रामीण परिवेश की ये कहानी है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपनी कहानियों और उपन्यासों में हाशिए का समाज मतलब पिछड़ा हुआ समाज, जिसे किनारे पर कर दिया गया है, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, ऐसे समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। देखिए, प्रगतिशील रचनाकार हैं, एक बात समझिए। और जो प्रगतिशील रचनाकार होते हैं वो गांव देहात के जो गरीब तबका है, जो वंचित वर्ग का तबका है, हाशिए का समाज है, उसकी बात करते हैं। तो ये भी प्रगतिशील रचनाकार हैं। तो इन्होंने, जो कि हिंदी साहित्य के एक बड़े प्रगतिशील कथाकार हैं, इनकी कहानी गदल में इन्होंने प्रेम के आदर्श रूप को प्रकाशित किया है। यहाँ पर भी आप देखें, उसने उसने कहा था कहानी हमने पढ़ी, हमने आकाशदीप कहानी पढ़ी, और फिर हम अब ये गदल कहानी पढ़ रहे हैं। ये तीनों ही कहानियां जो हैं ये प्रेम के आदर्श रूप को हमारे सामने रखती हैं। हालांकि सामाजिक यथार्थ को भी इसमें बहुत अच्छे से व्यक्त किया गया है, लेकिन फिर भी आप देखें गदल का जो पूरा जीवन है वो अपना पूरा जीवन अपने प्रेम के लिए समर्पित कर देती है।
ठीक है। एक मौन किस्म का प्रेम जो है डोडी, इसका पात्र है, गदल का जो देवर है, उसके मन में भी एक प्रेम है, लेकिन वो मौन रहता है ज्यादातर, वो उतना मुखर नहीं है, वो उतना बातचीत नहीं करता है, बोलता नहीं है, शांत रहता है, लेकिन वो मन ही मन प्रेम करता है गदल से। और जब गदल चली जाती है तो वह भी आप देखते हैं कि दूसरे ही दिन अपने प्राण त्याग देता है। उसी तरह से गदल जो है वह भी डोडी के बिना रह नहीं पाती है और अपने आप को एक तरह से आत्मोत्सर्ग कर देती है, बंदूक उठा करके सामने खड़ी हो जाती है और अंत में गोली खा करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखें कि गदल जो है बड़ी सशक्त पात्र है, दृढ़ है, मजबूत है, कर्मठ है, पूरे अपने जो उसको करना है वो करके मानती है, साहसी है और उन्मुक्त स्वभाव की है, किसी से बंध करके नहीं रहती है, स्वतंत्र चेतना उसके अंदर है। एक सशक्त नायिका के रूप में हमें गदल हिंदी साहित्य में प्राप्त हुई है। उसके लिए रंगे राघव जो है उनका साहित्य याद रखा जा सकता है। तो कहानी क्या है, कहानी का कथानक क्या है और उसके उसका सार क्या है, उसको हम जानते हैं। हमारे साथ हमारे महाविद्यालय की एक मेधावी विद्यार्थी है जिसका नाम है संजना। संजना से बात करते हैं। संजना, बताइए कहानी क्या है। सर, इसमें गदर के बारे में बताया गया है अधिकतर। गदर के जो पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में गदर है जो डोडी के साथ अपना विवाह करना चाहती है, पर डोडी लोक लाज की वजह से उस अपने प्रेम को उसके सामने नहीं रख पाता है और उससे शादी करने से मना कर देता है। तो इसलिए वो दूसरे किसी दूसरी जात के पुरुष से शादी कर लेती है और उसके घर जाके रहने लग जाती है। इससे सभी उससे बहुत नाराज होते हैं, उसके बेटे भी उससे बात नहीं करते और उस अपनी माँ से सारे संबंध तोड़ देते हैं। और डोडी भी इससे नाराज होता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर फिर वो बताता है कि अगर मैं तुझसे शादी करता तो बच्चों को लगता कि हम दोनों के बीच में पहले से ही कुछ था, इसलिए मैंने लोक लाज के डर से तुझसे शादी नहीं की, वरना प्रेम तो मैं भी तुझसे करता हूँ। हम्म। इस तरह फिर गदल चली जाती है उसको। उसके बाद में गदल जिससे उसने दूसरी शादी की थी उसके घर पे चली जाती है और उसको खाना खिलाकर सुलाती है। उसके बाद में जब घर पे जब डोडी को खाना खिलाने के लिए गदल का बेटा बोलता है, तो वो बोलता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद में वो कहीं चला वो होता है, कहीं पे हम्म। संगीत वगैरह नाटक चल रहा होता है, वहां पे चला जाता है। लेकिन फिर सुबह डोडी की मृत्यु हो जाती है, रात को ही मृत्यु हो जाती है। फिर गदल आने के लिए कहती है, तो उसे जिसके साथ उसने दूसरी शादी की थी वो मोनी, उसे मोनी आने से उसका मना नाम है, करता है। मोनी। हाँ, मौनी उससे मना करता है आने के लिए। लेकिन वो फिर मौनी के सो जाने के बाद में चोरी चुपके वहां से निकलती है और आके कहती है कि मेरे बिना एक दिन भी नहीं जिया गया तुमसे। उसके बाद में वो मृत्यु भोज करने के लिए कहते हैं, लेकिन मृत्यु भोज बंद होता है। केवल कानून मृत्यु की भोज रोक में है। हाँ, केवल कुछ 25 लोग ही लोगों का, आने। 25 लोगों का नियम है, जैसा इस कहानी में बताया गया है। हाँ, लेकिन वो कहती है कि मैं तो पूरे गांव का मृत्यु भोज करूंगी, तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी तुमने मृत्यु भोज पूरे गांव का नहीं किया। उसके हम्म। बाद में वो पूरे गांव का मृत्यु भोज करती है और सभी को खाना खिलाती है। तब तक वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। फिर हम्म। भी वो मृत्यु भोज को बंद नहीं करती और छत पे सबको भोजन खिलाती है और पीछे के रास्ते से सबको भगा देती है। अंत में वो अपने बेटों और बहुओं को भी भगा देती है और खुद रह जाती है। जैसे ही वो खुद निकलने वाली होती है तो उसे गोली लग जाती है और अंत में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हम्म। चलिए, बिल्कुल कहानी यही है। और कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो गदल है। और गदल का जो भाव है वो प्रेम का भाव है डोडी के प्रति, और वह डोडी के प्रति समर्पण का भाव रखती है। और डोडी की मृत्यु के बाद एक तरह से उसे उसे मृत्यु भोज का उपहार देती है वो। और उस ऋण से उऋण होने के लिए वो अपने सीने पर गोली भी खाने को तैयार रहती है। और वो कहती है कि जो होगा देखा जाएगा। तो वो ज्यादा चिंता नहीं करती है कि उसके साथ क्या होगा, उसकी हत्या हो जाएगी, उसको मार दिया जाएगा या उसको जेल डाल दिया जाएगा। बहुत ज्यादा चिंता करने वाली स्त्री नहीं है, वो बड़ी भावुक स्त्री है और अपनी भावनाओं से जो उसे ठीक लगता है वो वह निर्णय ले लेती है।
तो चलिए कथानक पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संजना ने बहुत अच्छे से इस कहानी के बारे में बताया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी कथा वस्तु को क्रमवार हम भी समझ लेते हैं। गदल कहानी जो है वो चरित्र प्रधान कहानी है, पहले तो आप समझ लें। घटना प्रधान कहानी नहीं है, उसमें घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, चरित्र महत्वपूर्ण है, और वो चरित्र गदल का है। इसमें 45 वर्षीय गदल है, 45 साल की महिला है वो, है ना। और डोडी तो उससे भी बड़ा हो गया, तो यही कारण है कि 50 साल की उम्र का जो डोडी है वो उससे विवाह करने में रुचि नहीं दिखाता है। हालांकि चाहता तो है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, बच्चे बड़े हैं, और बच्चे जो बहुत बड़े हैं उनके उनका भी विवाह हो चुका है और उनके भी बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा रुचि उसमें दिखाता नहीं है, या थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट है ना। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा बातें कहता नहीं है। उसके पति जो है गुन्ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो भरे पूरे परिवार को छोड़ करके 32 साल के विधुर लोहार मौनी के घर बैठ जाती है। एक ये बिना विवाह के किसी के साथ संबंध स्थापित कर लेना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से किसी के घर में रहना, ये हमारे जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें कहते हैं बैठ जाना। ठीक है, तो विवाह उस तरह से पारंपरिक रूप से नहीं हुआ है। लेकिन आप देखें 45 साल की है वो और 32 साल का है। विधुर है का मतलब है उसकी पत्नी मर चुकी है। तो अपनी उम्र से बहुत कम उम्र के एक व्यक्ति के साथ वो रहने लग जाती है। और रहने का जो कारण है वो ये नहीं है कि उसके अंदर कोई वासना पूर्ति का भाव है, या वो अपने शारीरिक सुख चाहती है, या वो अपनी सेवा करवाना चाहती है। केवल इतना सा उसका भाव है कि वह ये दिखाना चाहती है डोडी को कि जब तुम मुझे नहीं अपना रहे तो मैं भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी। तो एक तरह से वो प्रतिकार करती है, एक तरह से प्रतिशोध का भाव है उसके मन में, बदला लेने का भाव। और ये बदला, इस बदले के भाव में भी प्रेम छुपा हुआ है। तो चूंकि वो अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाती उस तरीके से, और वो चाहती है कि उसकी अपेक्षा है उसके मन में कि उसका जो देवर है वो भी उसके अपने प्रेम को अभिव्यक्त करे, उसे अपनाए। ठीक है, और वो उसे अपनाता है नहीं, उसका अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता नहीं है लोक लाज के भय से। तो वो एक तरह से उसको जलाने के लिए, उसके उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा करने के लिए, ताकि वो स्वीकार करे अपने प्रेम को, वो दूसरे के घर चली जाती है। गदल का पुत्र निहाल गुस्सा करके जब तब उसे कुलच्छनी कुलबोरनी कहता है, मन की भड़ास निकालता है। यानी कि निहाल जो है बहुत सम्मान नहीं करता है उसका, वो इस जो संबंध उसने बैठाया है उसको ठीक नहीं मानता है। डोडी जो गदल का देवर है, वो महसूस करता है कि गदल का ये कृत्य वास्तव में नया घर बसाने की चाह नहीं है। वो जानता है कि वो घर नया बसाना नहीं चाहती है, बल्कि डोडी से अपने अपमान का बदला लेने की उसकी ये तरकीब है। डोडी समझता है, इसीलिए वो कहता भी है उससे, और वो उस प्रेम को स्वीकार भी करता है। लेकिन वो ये बताता भी है कि वो क्यों प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाता है। गदल उसे पुरुषोचित कदम न उठाने के लिए धिक्कारती है। वो उसे कहती, कायर है तू, है ना, तू तो मर्द ही नहीं है, मर्द तो मौनी है। वो बार बार मौनी को मर्द बताती है, हालांकि वो मौनी को भी, मौनी के सामने तो कहती है कि तू तो बच्चा है। ठीक है, तो वो एक मानसिकता है उसके मन में कि किसी को यदि तुम अपमान करोगे तो हो सकता है कि वह तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाए, या उसके मन में उत्तरदायित्व का बोध जागृत हो जाए। तो वो उसके पुरुषोचित कदम न उठाने के कारण उसको धिक्कारती है। डोडी जो है वो बिरादरी का भय और अपने बड़े भाई जो दिवंगत हो चुका है, मर चुका है, उसके प्रति सम्मान की बात कहकर गदल से विवाह न कर पाने की अक्षमता को स्वीकार लेता है। एक दिन बाद ही डोडी की असामयिक मृत्यु हो जाती है। उसका समाचार जब गदल को मिलता है तो वो मोनी से सारे संबंध तोड़कर पुनः अपने परिवार से आ मिलती है। वो इसलिए आ जाती है, वो कहती है कि जब जिससे बदला लेना था वही नहीं रहा, तो अब मोनी के साथ उसे क्यों रहना है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि वो मोनी के पास किसी सुविधा की दृष्टि से नहीं गई थी, या किसी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं गई थी, बल्कि वह केवल डोडी को नीचा दिखाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए, या उसके मन में अपने प्रति आकर्षण या प्रेम जागृत करने के लिए, ताकि वो उसे अपना ले, उसके साथ विवाह कर ले, या कम से कम अपने प्रेम का को अभिव्यक्त कर ले। इस कारण से वो मोनी के पास गई थी। जैसे ही डोडी मरता है वो मोनी से सारे संबंध तोड़ करके परिवार से आजाद में आकर के मिल जाती है। बाद में अपने बच्चों को समझाती है, बिरादरी भोज के लिए तैयार करती है, मृत्यु भोज के लिए तैयार करती है। अब यहाँ एक मृत्यु भोज की एक जो सामाजिक एक बहुत गलत रूढ़ी है, उसको भी आप देखें कि बताया गया है। तो लेखक जब लिखता है तो वो अपने समाज की कई कई समस्याओं को सामने रखता है। तो यहाँ पर प्रेम की समस्या तो है ही, लेकिन एक समस्या यह भी है कि हमारा जो ग्रामीण समाज है वो इतना रूढ़िवादी है कि कई बार वह कानून के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है अपनी परंपराओं को बचाने के लिए। वो अपनी परंपराओं से चिपटा रहता है। तो ऐसे ही गदल जो है वो अपनी परंपराओं से चिपटी रहने वाली स्त्री है, और एक तरह से वो जो भारतीय गांवों में जो सामंती विचार के साथ जो
पुरुषवादी वर्चस्व की जो कहानियां हैं या जो परंपराएं हैं उनको पालन करने वाली एक स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है। तो रूढ़िवादी एक रवैया भी उसका नजर आता है। हालांकि वो सशक्त है, मजबूत है, लेकिन उसके मन में एक गहरा भावबोध, एक पारंपरिक भावबोध बसा हुआ है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती है। बिरादरी भोज देकर वह डोडी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है, एक तरह से अपना कर्तव्य, एक अपना फर्ज निभाना चाहती है। अपनी धुन में परवाह भी नहीं करती किसी की कि कानूनन 25 लोगों से अधिक किसी को भोज के आयोजन की करने में पुलिस कचहरी का चक्कर शुरू हो जाएगा, वो इसकी चिंता भी नहीं करती। वह जेल से भी नहीं डरती है, मृत्यु से भी नहीं डरती है। उसके व्यक्तित्व में अद्भुत दृढ़ता है, निर्भीकता है, जिसके कारण वह अपने प्राणों की आहुति देकर बिरादरी भोज को संपन्न कराती है। तो इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। अब जब पात्र और चरित्र चित्रण की बात करते हैं तो इसमें आप देख देख सकते हैं कि इसमें एक पात्र मुख्य है, उसका नाम है गदल। तो गदल के पात्र की कुछ विशेषताएं हम रखते हैं, जैसे कि वो सबसे पहले तो वो सशक्त पात्र है, ठीक है। वो प्रेम करती है अपने प्रेमी से, लेकिन उसके सामने गिड़गिड़ाती नहीं है। उसे बेइज्जत करती है, अपमानित करती है, अपने अधिकार से वह उससे प्राप्त करना चाहती है प्रेम। और जब वो प्रेम उसे प्राप्त नहीं होता है तो वो याचना नहीं करती है, गिड़गिड़ाती नहीं है, लाचार नहीं होकर के हाथ नहीं जोड़ती है, बल्कि उसके मन में गुस्सा पैदा होता है और वो प्रतिशोध या प्रतिकार का सहारा लेती है। वो कहती है, तू मुझे करेगा, तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर, मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। तो एक तरह से वो अपने प्रेमी को नीचा दिखा करके उसे उसके प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो वो बदला एक तरह से लेना चाहती है, वो गुस्सा है उसके अंदर, एक भरा हुआ है, वो पूरे क्रोध से भरी हुई स्त्री है। और किसी हालांकि उसके मन में बहुत प्रेम भी है डोडी के प्रति, यही कारण है कि वो अपने आत्मोत्सर्ग कर देती है अंत में। चलिए, जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा, तो तू कौन है मुझे रोकने वाला, ठीक है। ये मोनी से वो कहती है, जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा, तो तू मुझे कौन रोकने वाला है। तो एक तरह से आप देखें कि वो प्रेम में बदला लेने की भावना थी, वो नीचा दिखाना चाहती थी। एक सेकंड, ये हैंड रेज क्यों कर रहे हो विवेक? सर मैंने पूछा, जो उसने शादी नहीं की थी उसके साथ, वो उसको नीचा दिखाने के लिए उसके पास गई थी क्या हमारा? हाँ, मोनी के पास वो डोडी को नीचा दिखाने के लिए गई थी, यही तो बता रहा हूँ। वो कह ही रही है ना। और क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं रहती है तो आप है ना सीधा अपना नाम बोल करके और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं बीच में भी अगर कुछ पूछना हो तो, है ना। क्योंकि मेरे पास आपकी स्क्रीन नहीं रहती है, मेरे सामने ये पीडीएफ खुली हुई है जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको भी दिखाई दे रही होगी। तो मुझे दिखाई नहीं देता है कि किसने ये हैंड रेज किया है, ठीक है। तो आप हैंड रेज न करें, आप सीधे ही प्रश्न पूछ लें बीच में, है ना। अपना नाम बोल लें, या मैं तो नाम आवाज से भी समझ जाऊंगा कौन बोल रहा है। ओके चलिए। सर। हाँ, और देखिए कुछ कुछ वाक्य मैंने इसमें शामिल किए हैं। वही ने मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रुखाई से, उसकी शुष्कता से, उसके प्रेम के अभिव्यक्त न करने के कारण वो कह रही है कि मेरे पैर बिना कटे मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अगर वो मुझसे प्रेम का की अभिव्यक्ति कर देता तो। उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि वो बदला लेने के लिए ही, केवल डोडी से बदला लेने के लिए ही मोनी के पास गई थी। उसका प्रेम जो है वो गहरा है, लेकिन वो अपने प्रेम की भीख नहीं मांगती है, बल्कि वो प्रेम को लड़ करके प्राप्त करना चाहती है, सामने वाले को उस पर वार करके उसे अपमानित करके भी, और उसे अपनी गलती का एहसास करा करके भी वो उससे प्रेम प्राप्त करना चाहती है। दूसरा देखते हैं, वह मर्यादा से बनकर रहने वाली स्त्री नहीं है, किसी तरह की मर्यादा उसे पसंद नहीं है। वह विवाह और प्रेम के संबंध में समाज की सभी प्रचलित मान्यताओं का विरोध करती है। डोडी उसका पालन कर रहा है कि प्रेम में अगर मैं विवाह कर लूंगा इसके साथ, गदल के साथ, तो समाज क्या कहेगा, ठीक है, उसे समाज की चिंता है। लेकिन इसे समाज की चिंता नहीं है विवाह और प्रेम के मामले में। वो मानती है कि अ, उसे वो चाहती थी कि उसके साथ वो विवाह करे। और जब से उसका विवाह गुन्ना के साथ हुआ था, डोडी के भाई के साथ हुआ था, तब से ही वह उससे प्रेम करती है। तो आप देखें, वो सभी जो समाज में मान्यताएं हैं उनका विरोध करती है, और इसीलिए वो जाकर के किसी लोहार के साथ जाकर के रहने लगती है। वो गुजर स्त्री है, खारी जाति की गुजर स्त्री है, लेकिन उसके बाद भी वो लोहार के साथ जाकर के संबंध स्थापित कर लेती है उसके घर में जाकर के। यहाँ तक कि एक कम उम्र की जेठानी के देवरानी बन करके भी वो वहां रहने लग जाती है। लेकिन जब उसे दबाने का प्रयास कहा किया जाता है तो वो कहती है कि गदल तो मालकिन बनकर रहती है, वो समझी, बांदी बनकर नहीं। अपनी जेठानी से कहती है, जो जेठानी उससे उम्र में छोटी है, चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर।
विधना मेरे ठेंगे पर का मतलब है भगवान भी मेरे ठेंगे पर है, भगवान की भी मैं परवाह नहीं करती। तो ऐसी एक ऊर्जावान ये महिला है। आगे देखें वो क्या कहती है। लेकिन जैसे ही वह प्रेम और विवाह के विषय को छोड़ती है, मतलब प्रेम और विवाह में तो वो थोड़ा सा संघर्ष करती है, विद्रोह का भाव है, लेकिन जैसे ही वो समाज के बीच में आती है तो उसका घोर परंपरावादी रूप भी हमारे सामने आता है। कैसे? वो बिरादरी की इज्जत की बात करती है कि इज्जत कैसे होगी, मेरे डोडी मर गया और उसका यदि अच्छे से बिरादरी भोज नहीं होगा तो समाज क्या कहेगा। ठीक है, तो वो समाज क्या कहेगा वाली जो सोच है, जो बहुत पुरानी सोच है, वो सोच उसके अंदर भी है। और मृत्यु भोज जैसी एक दूषित परंपरा जैसे सरकार ने मना कर दिया, और वास्तव में वो ठीक है भी नहीं। आप देखेंगे कि जिसके घर में थोड़ा बहुत है पैसा, वो तो मृत्यु भोज कर लेता है फिर भी। लेकिन अगर आप देखें कि मृत्यु भोज अगर करना पड़ता है तो समाज में सभी 7 गांवों को उनका भोजन बनाना, उनको आमंत्रित करना, सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है। कई कई लोगों के तो घर और परिवार बिक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं मृत्यु भोज में। तो ऐसी एक दूषित परंपरा का समर्थन वो करती है, और अ, समाज के बीच में जाकर के कहती है कि बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका तब तुम सब कहाँ थे। हालांकि उसको समाज के लोग ये भी समझाते हैं कि भाई कानून में बदलाव हो गया है, अब केवल 25 लोगों को ही मृत्यु भोज में बुला सकते हैं। लेकिन वो फिर भी अपनी उस जो सोच है, उसकी संकीर्णता है उसके दिमाग में, परंपरावादी जो सोच है उसकी, उसको व्यक्त करते हुए कहती है कि बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, मतलब उन्होंने बेटे ने बिरादरी की इज्जत नहीं रखी जब उनका पिता मरा था, यानी कि गुन्ना जब मरा था। लेकिन अब मैं डोडी का प्रबंध करूंगी और मैं किसी से नहीं डरती। चलिए आगे देखते हैं। उसके मन में स्वतंत्र चेतना, मतलब स्वतंत्र रहना चाहती है, और यही कारण है कि वो कहती है कि देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो किसी से दब के नहीं रहना चाहती है, पूरी स्वतंत्रता के साथ रहना चाहती है। और जब उसे रोका जाता है तो कहती है जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ने रहा, तो तू मुझे रोकने वाला कौन है। तो मोनी के सामने और उसकी जेठानी के सामने वो इस तरह की बातें कहती है, जिससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से आजाद ख्यालों वाली महिला है, वो किसी के दाब धोस में रह करके जीवन जीने वाली महिला नहीं। आगे देखिए, वो भावुक स्त्री भी है, बहुत भावुक स्त्री है। आगा पीछा सोच करके निर्णय नहीं लेती। एक बार सोच लिया कि घर छोड़ना है तो चली गई, ये नहीं सोचा कि समाज क्या कहेगा। फिर जब वापस आ गई तो ये नहीं सोचा कि अब समाज क्या कहेगा कि वो मोनी को छोड़ करके आ गई। और जब वो बात करती है मृत्यु भोज की, तब भी वो नहीं सोचती है कि कानून क्या कहेगा या कानून उस पर क्या कार्रवाई करेगा। वो कहती है कि वह मरते बखत मेरा नाम लेता गया है तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। ठीक है, वो चिंता नहीं करती है कि पैसा कहाँ से आएगा या कार्य कार्य कैसे होगा, या उस पर रोक लगाई जाएगी तो क्या होगा। दीवान जी जो अंत में कहने आते हैं कि पुलिस आ रही है, कार्रवाई होगी, तो उनसे भी कहती है कि तुम भी बैठकर पत्तल परसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। तो वो भावुक स्त्री है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती है, वो गणित नहीं लगाती है, और बुद्धि से परिचालित स्त्री नहीं है। वो बहुत तर्क वितर्क नहीं करती है, और कह सकते हैं आपकी उचित और अनुचित को भी वो समझती नहीं है। स्वभाव अत्यंत उग्र है उसका, गुस्से वाली है, जिसके कारण कहानी के अन्य पात्र उसके सामने बहुत बौने नजर आते हैं, और कहानी की एक छत्र नायिका वही नजर आती है, गदल। अपनी जो जेठानी है उसकी, वो कह रही अरे तो सोत। गदल ने पुकारा, ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। तो इस तरह से वो उसके सामने जो भी आता है उसको अपने गुस्से से भस्म कर देना चाहती है, चाहे वो उसका बेटा हो, चाहे वो डोडी हो। डोडी से भी वो कायर कह देती है, मोनी को भी वो कह देती है कि तू तो बच्चा है बलम, है ना, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं सब जानती हूँ। और जब वो उसके सामने आती है, अपनी जेठानी के सामने आती है, तो वो उसको कई तरह की, एक तरह से बस गालियां ही नहीं दी गई हैं, नहीं तो खूब अपशब्द एक दूसरे को कहे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहीं कहीं उसमें परिपक्वता भी दिखाई देती है, वो ऐसा लगता है कि मैच्योर लेडी है ना, वो ऐसा। जब वो मोनी से कहती है कि भाई तुमने मुझे रख तो लिया है, लेकिन अब मैं तुमसे उम्र से बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, तो तुम्हें कोई दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो ऐसा कोई पत्नी दूसरे अपने पति से इस तरह का प्रस्ताव नहीं रख सकती है। लेकिन वो क्योंकि एक मैच्योर लेडी है, थोड़ी सी बड़ी है, उम्र में भी बड़ी है, विचारों में भी बड़ी है और परिपक्व है, तो वो उसको दूसरा विवाह करने की सलाह देती है कि तुम एक और ब्याह क्यों नहीं कर लेते, अपनी उम्र लायक, अपनी उम्र के लायक ही तुम किसी और स्त्री से विवाह कर लो तो तुम्हारा घर ठीक से बसेगा। मैं तुम्हारे कब्जे में आने वाली हूं नहीं, और मैं किसी से दब करके रहती नहीं हूँ। तो इस तरह से उसको ये चिंता भी होती है कि इस व्यक्ति का परिवार जो है वो मेरी इस डोडी से बदला लेने के कारण इसका परिवार भी नष्ट हो रहा है। तो थोड़ी परिपक्वता दिखाते हुए उसे विवाह करने का प्रस्ताव भी देती है। वह अपने प्राणों का उत्सर्ग करके अपने प्रेम की गहनता का परिचय भी देती है। ठीक है, उसके अंदर प्रेम की गहनता भी है।
और वो अंत में कहती है कि जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की क्या, उसी की उसी की गजल उसी की प्रियतमा, ठीक है, वो जो मेरे बिना एक दिन अकेला न रहा। तो जब उससे पूछ रहे होते हैं पुलिस वाले कि तू कौन है, तो वो अपना नाम नहीं बताती है, वो कहती है मैं तो उसी की हूँ जो मेरे बिना एक दिन अकेला न रह सका। एक तरह से उसे परिचय मिल गया कि डोडी उससे कितना प्रेम करता था, और एक तरह से उसने अपने प्राणों को उत्सर्ग करके अपने प्रेम की सच्चाई का भी परिचय सबके सामने दे दिया। तो इस तरह से उसका जो व्यक्तित्व है वो हमने देखा। साथ ही अब देश काल और वातावरण की बात कर लेते हैं कि इस कहानी का देश काल क्या है, कहाँ से ये कहानी उठाई गई है, किस तरह की कल्चर है उसमें, किस तरह का एनवायरनमेंट है। तो इस कहानी में लेखक ने बीहड़ क्षेत्र, जो जिसे धौलपुर में और आगरा के आसपास, धौलपुर, आगरा, करौली, इधर कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो इन क्षेत्रों में एक जो डाकू डाकुओं से जो बहुत त्रस्त रहा करता था किसी जमाने में, एक क्षेत्र बीहड़, तो वो डांग क्षेत्र की एक खारी गुजर जाति की एक महिला है। तो उसी एनवायरनमेंट को आप देखें, यहाँ दिखाया गया है कि घर घर में बंदूकें रखी हुई हैं, पुलिस और लोगों में बंदूकें ऐसे ही चल जाती हैं, है ना। तो सब लोग अपने, बहुत पिछड़ा हुआ वो इलाका है, और वहाँ का जो ग्रामीण जनजातियों का जो वातावरण है, उसका जो परिवेश है, उसको जीवंत करने का प्रयास इसमें किया गया है। वैसी ही भाषा है, वैसा ही परिवेश है, वैसी ही लोगों की सोचने की स्थिति है, शिक्षा भी नहीं है ना। और बंदूकें घर घर में पड़ी हैं। तो जब वो पूछता है कि हम क्या करेंगे माई, तो वो कहता है कि भाई बंदूकें हमारे, वो कहती है बंदूकें हमारे पास भी है निहाल, तो बंदूकें निकालो, अपनी टोपीदार बंदूकें निकालो, उनके पास राइफल है तो क्या हुआ। तो एक तरह से आप देखें पूरा जो धौलपुर के आसपास का, अब आप कहेंगे कि ऐसा इस कहानी में ऐसा क्यों हुआ है, तो जो ये थे कांगी राघव, वो आगरा के आसपास का उनका जन्म है, और भरतपुर में उनका शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई है। भरतपुर के एक वैर नाम का एक क्षेत्र है, बस थोड़ा सा आगे निकलते ही डांग क्षेत्र शुरू हो जाता है। धौलपुर का जो क्षेत्र है, करौली का जो क्षेत्र है, वो शुरू हो जाता है सवाई माधोपुर का। तो यहाँ इनमें बिहड़ है, और इनमें वो डाकुओं वाला इलाका हुआ करता था किसी जमाने में। अब भी कहीं कहीं बहुत भय इस इन इलाकों में देखने को मिलता है। और अगर आप इसी संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो आप एक फिल्म देखिएगा, उसका नाम है पान सिंह तोमर या सोन चिरैया। दो फिल्में हैं, पान सिंह तोमर और सोन चिरैया। ये दोनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं, दोनों ही इस समय दुनिया में नहीं है, सोन चिरैया, ठीक है। ये तो इरफान खान की फिल्म है पान सिंह तोमर, और सोन चिरैया उसकी फिल्म है जो अभी पिछले दिनों गुजर गए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, एक बड़े फिल्मकार थे, है ना। नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी। राजपूत, कौन से राजपूत थे? सुशांत सिंह राजपूत। तो ये दो फिल्में, आप अगर इस संस्कृति को समझना चाहते हैं कि ये किस क्षेत्र की ये कहानी है, तो आप अगर ये दो फिल्में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वातावरण कैसा होगा वहाँ का। तो गदल के अतिरिक्त जितने भी महिला पात्र हैं इस कहानी में, अगर आप देखें, तो वो अशिक्षित हैं, और पिछड़े ग्रामीण समाज में नारियों की जो पिछड़ी हुई स्थिति है, दोयम स्थिति का मतलब होता है पिछड़ी हुई स्थिति, उसको यहाँ पर प्रकाशित करती हैं। चाहे वो देखिए आप, इसमें जो स्त्री है, एक तो स्त्री पात्र दो ही हैं अगर देखें मुख्य रूप से, तो एक तो गदल है, और दूसरा वो है जो उसकी, क्या नाम है उसका, गुन्नो, शायद गुन्नो नाम है उसका, जो इसकी जेठानी है। तो अगर जेठानी की स्थिति देखी जाए और गदल की स्थिति भी देखी जाए, तो घर में एक स्त्री के रूप में अगर उसको देखा जाए, तो उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। चलिए, ग्रामीण समाज में मृत्यु भोज जैसी दूषित परंपराओं के निर्वाह और उसे मान मर्यादा से जोड़ने की विचारधारा जो ग्रामीण परिवेश में होती है, उसका भी एक चित्र, सच्चा चित्र उकेरा गया है कि लोग कर्जे में डूब जाते हैं, लोग गोलियां खाने को तैयार हैं, लेकिन अपनी पुरानी जो गलत मान्यताएं हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार गांवों में नहीं है अभी भी। आप आगे देखेंगे पुलिस में भी रिश्वतखोरी, है ना। जब वो कहती है कि भाई मैं तैयारी कर लूंगी, प्रबंध कर लूंगी, तो वो पुलिस को रिश्वत भी देती है। और जब वो रिश्वत दे आती है, तो मोनी क्या करता है, मोनी पुलिस में जाकर के कंप्लेंट कराता है बदला लेने के लिए, कि मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे प्रबंध करती है। तो समाज में एक दूसरे से प्रतिशोध लेने की जो भावना है, विशेष रूप से ग्रामीण समाज में एक दूसरे के प्रति, शहरों में तो किसी को किसी से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन गाँव में क्योंकि लोग एक दूसरे की जो बातें होती हैं उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों को रुचि होती है कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में आज कौन आ गया,
है ना। गाँव में एक दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, पहले तो होती थी, आजकल भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा निकटता जहाँ होती है वहां होती है। ठीक है। लेकिन अभी अभी जी धीरे धीरे जैसे जैसे शहर जो है वो गाँवों में जा रहा है, शहर की विचारधारा गाँव में जा रही है, संस्कृति गाँव में जा रही है, तो गाँवों का हाल और भी ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। गाँव भी मतलब शहर जैसे ही एक दूसरे के प्रति उस तरह की भावना रखने वाली जो चीज है वो भी पैदा होती जा रही है। इसको भी बड़ी ईमानदारी से, इस समाज की जो जो सोच है इसको भी ईमानदारी से व्यक्त किया गया है। संवाद की बात करते हैं। पहले तो आप ये समझें कि गदल कहानी जो है एक संवाद प्रधान कहानी है, इसमें संवाद ही ज्यादा है। संवादों से ही कहानी शुरू होती है। अ, शुरू होती है जब झगड़ा हो रहा होता है आपस में। जो उसका बेटा है, गदल का बेटा और गदल, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े के संवादों से बात शुरू होती है, और अंत में पुलिस और गदल के संवाद पर कहानी खत्म हो जाती है। और पूरी कहानी में अगर आप देखेंगे तो संवाद ही संवाद है। बीच में कहीं कहीं छोटा छोटा विवरण लेखक ने देने का प्रयास किया है वातावरण का निर्माण करने के लिए, वो आवश्यक भी होता है, नहीं तो फिर तो नाटक बन जाएगा। तो कहानी में लेखक की जो उपस्थिति है वो बहुत कम है, और कहानी में जो कहानी है वो ज्यादातर संवादों के माध्यम से ही प्रकट हुई है। घटनाएं भी संवादों के माध्यम से हुई। ऐसा नहीं कहा गया था कि रात को डोडी आया और आकर के सोया और ठंड लग गई वो मर गया। ये बात भी गिर्राज कहता है कि ऐसा हुआ। ठीक है। तो आप समझिए कि कहानी में जो घटनाएं हैं वो भी पात्रों के कथनों में ही आ रही हैं, संवादों से ही पता चल रही हैं कि घटना हो रही है, क्या घटना हो रही है। ठीक है। तो आप ये देखें कि ये कहानी संवाद प्रधान कहानी, बहुत सारे संवाद हैं, संवादों पर ही टिकी हुई है, और बड़े नाटकीय संवाद हैं, एक के बाद एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जिस तरह के ये जो वाक्य कहे गए हैं, संवाद कहे गए हैं, चाहे वो डोडी और गदल का संवाद हो, मोनी और गदल का संवाद हो, गदल और उसकी जेठानी का संवाद हो, या गदल और अपने उसके बेटे का संवाद हो, गदल और गांव के लोगों का संवाद हो, गदल और पुलिस के बीच का संवाद हो, तो बहुत सारे संवादों में और बड़े नाटकीय संवाद हैं। आप देखें कि सारे इस गदल को बहुत अच्छे से फिल्माया जा सकता है, क्योंकि लेखक ने अपनी तरफ से बहुत सारे कथन इसमें दे दिए हैं। अगर कोई कहानी को नाटक में बदलना चाहता है तो आप देखें कि उसको बहुत ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंत में ये गदल के संवाद पर ही समाप्त हो जाती है। कहानी के संवाद पूरे डांग प्रदेश में अंचल की भाषा, ये जो अंचल का की भाषा का मतलब है आंचलिकता है शब्द संवादों में। अगर आप देखें तो संवाद जो है बिल्कुल उस क्षेत्र के क्षेत्रीय बोली के संवाद है। ठीक है। आपको पता लगेगा कि इस तरह से हिंदी, ये परिष्कृत हिंदी के संवाद नहीं है, क्योंकि वो लोग परिष्कृत हिंदी समाज के लोग नहीं है, वो एक पिछड़े हुए ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उसी तरह से बोलते हैं और उसी तरह से लेखक ने संवाद लिखे हैं। ऐसा लगता है कि वास्तव में गदल एक बहुत पिछड़े हुए इलाके की प्रतिनिधि है। ऐसा लगता है कि जो इस कहानी के जो पात्र हैं वो बहुत पिछड़े हुए इलाके से संबंध रखते हैं। तो वो जो अंचल विशेष की जो विशेषताएं हैं उसका इसकी संवादों पर प्रभाव देखने को मिलता है। आगे देखें। संवाद बड़े चुटीले हैं, मतलब एक दूसरे को चिकोटी काट रहे हो जैसे, एक दूसरे को नोच रहे हो जैसे, कोंच रहे हो जैसे। आप देखें गदल जो है वो अपने डोडी से किस तरह की बातें करती है, उसे बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि जो बेटे हैं वो भी माँ को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं। दोनों मतलब जहां जहां संवाद है आप देखेंगे कि बड़े व्यंग्यपूर्ण और जिज्ञासा पैदा कर, शुरुआत में तो जिज्ञासा पैदा करें कि गदल के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ये एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है, ऐसा बोल क्यों रहा है। ठीक है। तो बड़े जिज्ञासा पैदा करने वाले इसमें संवाद है। आगे देखें। संवादों में ग्रामीण परिवेश में अ, संवादों से ग्रामीण परिवेश में अशिक्षित स्त्रियों की, ये परिचय ये हटा देना, कुछ गलत लिख दिया गया है। संवादों से ग्रामीण परिवेश में अशिक्षित स्त्रियों की आम बोलचाल की भाषा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। ठीक है। तो गांव में जो अशिक्षित स्त्रियां हैं वो आपस में कैसे बोलती हैं, एक दूसरे को गाली देती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं, मुहावरे कहावतों का प्रयोग करती हैं, है ना। तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूंगी, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा लगता है कि गांव का आदमी है, जैसे पता नहीं चल रहा है कि वो बोल भी क्या रहा है, उस बोल का क्या मतलब है। ठीक है। तो इस तरह से लोक में प्रचलित जो मुहावरे और कहावतें और भाषा शैली है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। कहीं कहीं संवाद अत्यंत मर्मस्पर्शी भी हो गए हैं, भावुक पाठक को भावुक कर देने में सक्षम है जब वो उसके साथ बात कर रही होती है। ठीक है। और अंत में जब वो डोडी से बात करती है एक जगह पर, और जब एक जगह वो अपने बात कर रही होती है पुलिस से, और जब वो कहती है कि उसी की जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सका, उसी की, तो ऐसा पाठक जो है वह भी उसके भाव में बह जाता है
कि ऐसा कैसा संबंध किसी व्यक्ति के साथ आप रख सकते हैं कि आप उसके विछोह में एक पल भी न रह सके और अपने सीने पर गोली खाने को तैयार हो जाए। आगे देखते हैं। गुस्से में किसी को नीचा दिखाने के लिए कहे गए अपशब्दों की भी इस कहानी में भरमार है, जो इस कहानी को यथार्थ के धरातल पर स्थापित कर, मतलब ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ लेखक ने अपनी विद्वता, हालांकि बहुत विद्वान है, वीर नंबाकम वीर राघव आचार्य तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य इनका पूरा नाम था, रांगे राघव का। लेकिन इस कहानी में वो बिल्कुल ऐसे क्षेत्रीय आदमी, क्षेत्रीय लोगों के भाषा के जानकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में हमारे सामने नहीं आए हैं, या उन्होंने अपने ज्ञान की, अपनी विद्वता का परिचय इस कहानी में नहीं दिया है। उन्होंने बिल्कुल गांव देहात की जो भाषा है, शब्दावली है, उसको यहाँ पर रखने का प्रयास किया। एक तरह से ये यथार्थ जो हमारे गांव का है उसको इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। संवाद जो है वो पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ है। जो विशेष रूप से गदल की बात हो रही है, या डोडी की भी कह सकते हैं, कि डोडी जो है बहुत घुटा हुआ सा रहता है, बहुत कम बोलता है ना। और वो जानता है कि उसके मन में प्रेम है, और वो ये भी जानता है कि गदल जो है वो ये क्यों कर रही है। तो उसके ये जो मनोभाव है उसके बोलने से प्रकट होते हैं। और गदल के अंदर का जो गुस्सा है कि उसका जो देवर है, उसने उसको अपने घर क्यों नहीं बैठा लिया, उसको पति पत्नी का संबंध क्यों नहीं बनाया उसके साथ, या उसके साथ विवाह क्यों नहीं कर लिया, तो इस बात की जो पीड़ा है वो उसके शब्दों में, उसके बातों में प्रकट होती है। भाषा व शैली की बात करते हैं। कहानी पूरी तरह नाटकीय शैली में लिखी गई है, वर्णन प्रधान कहानी नहीं है। वर्णन अपनी तरफ से लेखक ने बहुत कम दिखाए हैं, बहुत कम जगह पर लेखक खुद प्रकट हुआ है। ज्यादातर संवादों में नाटकीय शैली में कहानी लिखी गई है। साथ ही आप देखें, ग्रामीण परिवेश के अनुकूल तद्भव और देशज शब्दों की यहाँ पर भरमार है, क्योंकि वो पात्र जो हैं वो कैसे हैं, ग्रामीण परिवेश के, इसलिए तद्भव और देशज। जैसे कत्ल को कत्ल कहा गया है, कुनबा शब्द का प्रयोग हुआ है, निपुता, आसरुतु, बैयर जो स्त्री को कहते हैं, कारज कार्य को कारज कहते हैं, मर्द को मर्द कहा गया है, त्रिया चरित्र को त्रिया चरित्र कहा गया है। तो तद्भव और देशज शब्दों का इसमें भरपूर प्रयोग हुआ है। बीच बीच में लोक प्रचलित, जो समाज में प्रचलित हैं, गांवों में विशेष रूप से जो प्रचलित है, कहावतें और मुहावरे, उससे भाषा को सजीवता प्रदान की गई। जैसे मेरी कुहनी बजे औरों के बिछिए छनके, तेरी सीख पर बिल्ली चलवा दूं, बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, कुनबे की नाक पर चोट पड़ी, पों फटना, ये मुहावरा है, रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती, खून खून का सा घूट पी कर रह गया, है ना। तो इस तरह से आप देखें कि कहावतें और जो मुहावरे हैं इसमें बहुत आए हैं। अभी तो मैंने कुछ ही लिखे हैं, आप चाहें तो इस पे पूरा एक शोध पत्र लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मुहावरे और कहानी, कौन कौन से कहावतें हैं। चलिए उद्देश्य की बात करते हैं। अब कहानी का उद्देश्य क्या है? हालांकि सारे उद्देश्य अब तक स्पष्ट हो गए होंगे आपके मस्तिष्क में, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं। उद्देश्य तो है प्रेम, प्रेम का सात्विक स्वरूप हमारे सामने रखना। जैसे उसने कहा था कहानी में प्रेम का सात्विक स्वरूप लिखा, एक तरह से अपने आप को बलिदान करने की भावना थी। और आपने क्या बोलते हैं, जो आकाशदीप कहानी थी उसमें जो चंदा नायिका है, चंपा जो नायिका है, वह भी अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। एक तरह से प्रेम के लिए ही अपने जो प्रियतम है उसको त्याग देती है, या अपने प्रेम का बलिदान कर देती है, या उस निकटता का बलिदान कर देती है। सानिध्य को नहीं प्राप्त करना चाहती है अपने प्रेमी के, क्योंकि वो अपने भावों से जुड़े रहना चाहती है, लेकिन वो बहुत गहरा प्रेम अपने प्रियतम से करती है। तो यहाँ पर भी प्रेम के एक और स्वरूप के दर्शन हमें होते हैं, जिसमें आत्म पीड़ा है। ठीक है, अपने आप को कष्ट पहुंचाना है। अब वो खुश नहीं है मोनी के घर रह करके, और डोडी भी खुश नहीं है उसके बिना रह करके, तभी तो वो दोनों मर जाते हैं। तो प्रेम में लोग अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, समर्पण है, समर्पण भी है कि जैसे ही पता चलता है कि डोडी मर गया, वो उसी समय उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, फिर वह अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाती है। तो इस कहानी में जो प्रेम के जो 3 तत्व हैं विशेष रूप से, ये हमें सामने आते हैं। वो कहती भी अंत में, सच मरते बखत उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था काकी, वो कहता है, उसके जो गिर्राज आता है बताने के लिए, वो कहता है कि सच मरते बखत उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था। तो मरते वक्त भी व्यक्ति उसी को याद कर रहा है जिससे वो प्रेम करता है। ये तो है बात डोडी की, और ये बात है गदल की। वो जब मर रही है तो वो क्या कह रही है, वो भी मरते समय डोडी को याद कर रही है, जैसे डोडी मरते समय गदल को याद कर रहा है, गदल भी मरते समय डोडी को याद कर रही है, और कह रही है कि जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। तो आप देखें दोनों के मन में जो एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम है,
जिसमें आत्मपीड़ा है, समर्पण है और बलिदान कर देने का भाव भी है। अब यहाँ एक और विषय जो मुझे लगता है कि इसमें हमें हमारे सामने आता है कि कई बार क्या होता है, जो प्रेम करने वाले पुरुष और स्त्री होते हैं, ठीक है, तो उसमें पुरुष के मन में ज्यादातर ये भाव रहता है कि यदि कहीं मैंने प्रेम को स्वीकार कर लिया तो मेरी समाज में बदनामी तो नहीं होगी। तो मान सम्मान की चिंता पुरुष ज्यादा करता है। और वहीं जो महिला है, महिला के मन में पुरुष से हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि प्रेम को स्वीकार करने की जो भावना है वो हमेशा पुरुष के द्वारा प्रेम को स्वीकार किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि जब वो डोडी उसको प्रेम को स्वीकार नहीं करता अपने मुंह से, तो वो फिर ऐसे 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 तरकीबें निकालती है कि किसी तरह डोडी के मन को पीड़ा पहुंचाई जाए कि वो मेरे प्रति जो उसके मन में प्रेम है उसको व्यक्त करे। तो महिलाएं पुरुषों से प्रेम अभिव्यक्त करने की अपेक्षा रखती हैं, और वहीं जो पुरुष हैं वो अपने मन में जो प्रेम है किसी के प्रति उसको व्यक्त करने में समाज की बदनामी और लोक लाज और इस तरह की चीजों को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। इस पक्ष को भी इसमें उभारने का प्रयास किया गया है। प्रेम को मृत्यु भोज जैसे रूढ़ी संस्कार से जोड़कर प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, मृत्यु भोज जैसा रूढ़िवादी जो संस्कार है उससे जोड़ करके प्रस्तुत किया गया। इससे पता चलता है कि हमारा जो ग्रामीण, जो उस समय का तत्कालीन जो ग्रामीण समाज था वो कितना पिछड़ा हुआ था। आज भी अगर देखें तो समाज में हमारे मृत्यु भोज को एक बीमारी माना जाता है, लेकिन फिर भी ये चल रही है। ये कहानी लगभग 100 साल पहले की लिखी हुई कहानी है। नहीं तो कम से कम 75-80 साल पहले की कहानी है। उसके बाद भी आप देखते हैं कि हमारे समाज में आज भी यही समस्याएं कहीं कहीं दिखाई देती है। लेखक ने भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण की ओर संकेत भी किया है। हालांकि इसमें सशक्त है, लेकिन फिर भी आप देखें वो उसको बंद कर देता है कमरे में मारपीट करके, या उसको धक्का दे करके बंद कर देता है कमरे में। फिर वो उस छप्पर से निकल करके, छान को उठा करके, नीचे से निकल करके रेंग करके उसे जाना पड़ता है। ठीक है, उसका बेटा उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। ठीक है, उसको उससे दंड भरवाने के लिए उसके गहने मांगने आता है। तो आप देखें स्त्रियों की जो जो स्थिति है वो बड़ी खराब है, और स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण समाज में रखा जाता है। यह कहानी यह भी स्पष्ट करती है। मर्द है, अरे कोई बैयर से घिघियाता है, ये खुद कह रही है। अब आप ये देखें कि स्त्री खुद कह रही है कि कोई बैयर से घिघियाता है, मतलब स्त्री के सामने इस तरह की बात करता है। तुम होते मुझे 2 थप्पड़ लगाते तो मैं समझती कि तुम मर्द हो। आप समझें कि यहाँ पर कितनी गहरी बात कही गई है कि स्त्रियों के मन में भी पुरुषवादी सोच का बीज भरा हुआ है। स्त्रियां भी चाहती हैं, मतलब कहानी में बताया गया है कि स्त्रियों के मन में भी पुरुषवादी या पुरुष वर्चस्ववादी जो दृष्टिकोण है वो भरा हुआ है, जो उनकी बातों से छलक जाता है। तो चाहे गदल स्त्री की स्वतंत्रता की बात कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो नजरिया है वो, क्योंकि उसका समाज वैसा है, पुरुषवादी समाज है, इसीलिए उसकी जो दृष्टि है वो भी उसी रूढ़िवादी दृष्टिकोण से बंधी हुई है। नायिका जो गदल है उसके माध्यम से समाज में नारी संघर्ष की भावना की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है कि नारियां तो ऐसी होनी चाहिए जो किसी से दबे नहीं, है ना, है ना। लेकिन इसमें विरोधाभास है बहुत इस पात्र में। ये पात्र पुरुषवादी सोच भी रखता है, और ये जो पात्र है गदल का, ये लड़ने को तैयार भी है। चलिए, अंतिम बात में हम कहते हैं कि कानून के सामने अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आप देखें कि अमीर और गरीब के लिए कानून पहले भी अलग अलग था। आज भी किसी हद तक कहा जा सकता है कि कानून जो है वो गरीब और अमीर आदमी के लिए अलग अलग होता है। 20 रुपए चुराने पर हो सकता है कि 20 साल की जेल हो जाए किसी गरीब आदमी को, और 2 लोगों की हत्या करने के बाद एक पोर्श चलाने वाले युवक को केवल 300 शब्दों का एक निबंध लिखने के एवज में छूट दे दी जाए, जमानत दे दी जाए, या मुक्त कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। ऐसा हमारे समाज में हो रहा है। अमीर और गरीब के बारे में कानून जो है वो अभी उतना 70 साल बाद भी, 75 साल बाद भी कानून जो है वो गरीब और अमीर के बीच का फर्क कहीं कहीं मिटा नहीं पाया है। मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, और इसमें वो कहती भी है कि दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है, बस मेरे ही मर्द पर कानून था। मतलब सभी लोग जो है वो कानून के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उन पर तो कानून कोई कार्रवाई नहीं करता। और मेरे मर्द की जब मृत्यु हुई उसके मृत्यु भोज पर ही बस कानून था, केवल जो 25 लोगों को जिमा दिया और पूरे समाज के सामने हमारी नाक कटवा दी। तो एक तरह से वो व्यंग कर रहे हैं लेखक नायिका के कथन के माध्यम से कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है।
तो ये एक और कहानी थी जो प्रेम कथा थी, लेकिन बहुत अलग तरीके से ग्रामीण समाज में किस तरह से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है और प्रेम पर कितने बंधन होते हैं, और कोई व्यक्ति निर्णय लेने के लिए कितने लोगों पर आश्रित हो सकता है। तो इस तरह की एक भावना इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने दिखाई पड़ती है। तो आज की कहानी को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।